हेलो बच्चों, फाइनल अकाउंट सीरीज का ये सेकंड पार्ट है और हम देखेंगे आज कि फाइनल अकाउंट्स के कितने पार्ट होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट्स के दो पार्ट होंगे, एक में जिसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट को चेक करेंगे और एक में हम लोग चेक करेंगे कि क्या फाइनेंशियल साउंडनेस है बिजनेस की। तो जब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को जज करना है तो उसके लिए इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल साउंडनेस की तो उसके लिए हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाते हैं। पोजीशन का मतलब यह है कि अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की करंट पोजीशन को जानने के लिए और ये जानने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी जो हम लोगों ने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हुए हैं और कितना रेवेन्यू उसके हमारे पास आया है, उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रॉफिट जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट्स को देख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है और कैसे कैसे हम लोगों को करना है। तो हम लोगों को पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस करना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर बैलेंस शीट में फोकस करना है। जब इन तीनों को हम लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग एक साइमल्टेनियस क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करेंगे, जिससे हम लोग दोनों एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे। अपनी स्क्रीन में देखिए, मैं आपको प्रॉम्प्ट करवा रहा हूं, इसके जो लैंग्वेज लिखी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको किस किस अलग नाम से जाना जाता है और इसके कितने पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने देखा। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल और केवल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहले मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज हम लोग शुरू करते हैं और आप अपने स्क्रीन में देखिए, मैं आप लोगों को नोट्स वहां पर को लिखवा रहा हूं। तो बच्चों ये नोट्स है, आप इसको अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी तभी आप इसको रिकॉर्ड करिएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसका क्या पर्पस होता है, उसका क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे मैं वन बाय वन आपको स्क्रीन में यहाँ पर को देते जा रहा हूँ। चलिए अब बुक की लैंग्वेज से अलग हटते हुए हम लोग इसको देखते हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है और किसी भी बिजनेस में हम लोग किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारी कोई सी भी फर्म हो सकती है, भाई आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो जब हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो कैटेगराइज मैंने कर दिया है यहां पर को। बिजनेस हो सकता है भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हो सकती है आपकी सर्विस इंडस्ट्री में एंगेज हो सकता है, या फिर ट्रेडिंग में हो सकता है। तो ऑल इन ऑल इन तीन तरीके के हम लोग बिजनेस अपने आमने सामने देख रहे होते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग तीनों की ही बात करूं तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है, उनकी प्रोसेस चल रही होती है। तो थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई वो प्रोसेस में एंगेज्ड होते हैं और जिस भी प्रोसेस में वो एंगेज होंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बच्चों उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, और जो भी वो मेन एक्टिविटी में एंगेज होंगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बोला जाएगा कोर बिजनेस एक्टिविटी या मेन बिजनेस एक्टिविटी। लाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चर करना उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए सर्विस को प्रोवाइड करना उसकी मेन एक्टिविटी है, और ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करना उसकी मेन एक्टिविटी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर से हम लोगों को किस पे फोकस करना है कि भाई उस पर्टिकुलर बिजनेस की क्या मेन एक्टिविटी है, और वहीं पर से हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट के बारे में अब हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अपना एग्जांपल मान के चलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है हमारे पास, हम लोगों ने कोई भी एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया हम लोगों ने और अपना काम करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, काम हमारा शुरू हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो कोर बिजनेस एक्टिविटी आप बोलेंगे कि क्या चीज चल रही होगी, प्रोडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्शन हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटी है, और प्रोडक्शन करने से हमारा क्या होगा, सेल्स होंगी, और सेल्स के बाद अल्टीमेटली हमारे पास रेवेन्यू निकल के आएगा। तो प्रोडक्शन एंड सेल हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी निकल के आ रही है। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब अभी डिस्कस आप ध्यान में मत रखिए, बस ये देखिए कि किस तरीके से फ्लो चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हमने, और अल्टीमेटली सेल्स करके हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा। नाउ अब बात आती है
कि आपने अपनी स्कूल में पढ़ा होगा कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूं जो आपने बुक में भी देखा था। अब बात आती है कि भाई कैसे हम लोग देखें ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए और वहीं पर को हम लोग देखते हैं और वहीं पर को मैं सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करता हूं। चलिए बच्चों, अकाउंट्स मैंने ड्रॉ कर लिया है, ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट ईयर एंड में ही बनाए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग, मैं यहां पर को लिख लेता हूं, तो यहां पर को लिखूंगा फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी ईयर होगा उसके लिए हम लोग बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा बच्चों आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो आपने अपने नोट्स में, जब मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेके रखिए, तो अब आप अपने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या फिर अपने नोट्स बना के रखा वहां पर को देखिए कि ओ भाई ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक यहां पर को हम लोग समझते हैं। सपोज करते हैं कि जो बिजनेस है इसने 2021 में अपनी पूरी प्रोसेस करी, मैन्युफैक्चर किया, सेल किया, लेकिन कुछ जो पोर्शन था इसका फिनिश प्रोडक्ट का वो बिक नहीं पाया, वो अनसोल्ड रह गया। इसका मतलब वो बिका नहीं और वो हमारे लिए इस साल के लिए क्या बन गया, ऐसा स्टॉक जो बिक नहीं पाया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। 2021 के लिए क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो ये कैसा स्टॉक है बच्चों आपका, ये है आपका फिनिश्ड पार्ट। कभी कभी होता है कि कुछ रॉ मटेरियल हमारा ऐसा रहता है जो वर्क इन प्रोग्रेस में होता है। इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के दौरान चल रहा है और उसी दौरान हम लोगों ने अपने अकाउंट्स क्लोज किए और हम लोगों ने अपनी प्रोसेस कर दी क्लोज करने की। तो भाई स्टॉक तो अभी प्रोसेस में है, तो उस पर्टिकुलर को बोलेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस। और ऐसा स्टॉक है भाई कि हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है और अब प्रोडक्शन में इसको यूज करने वाले हैं, तो ये भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही बचा। और कभी कभी हो सकता है कि स्टॉक एंड ट्रेड या फिर बाकी चीजें भी चल रही होती हैं जो आप अपने नोट्स में देखा हुआ है। तो इन सारी चीजों को जब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जब मैं 2022 की शुरुआत करूंगा, तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि भाई ये जो स्टॉक हमारा रह गया है सबसे पहले इसको क्लियर किया जाए। अपनी नया परचेज करने से पहले जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है उसको भाई क्लियर करो। तो अगर आप देखें इस साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज की, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक को ही हम लोग यहां पर को अपनी वैल्यूज में पुट कर देते हैं कि भाई इतना इतना जो हमारे पास स्टॉक है वो रखा हुआ है साल का। अब ये तो भाई ऐसा प्रोडक्ट था, ये ऐसा स्टॉक था हमारा जो बच गया था। इसका मतलब पूरे साल के लिए तो इसको हम लोग चला नहीं सकते। नेक्स्ट जो हम लोगों को परचेजेस करनी ही पड़ेंगी, अपनी रॉ मटेरियल की बाकी चीजों की परचेज करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट आएगा वो आएगी बच्चों आपकी नेट परचेजेस। मैं नेट क्यों लिख रहा हूं अब यहां पर को देखते हैं। नेट परचेजेस, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। वैसे भी आपको पता है परचेज का मतलब ही गुड्स को खरीदना होता है, लेकिन यहां पर को लिखा है नेट परचेजेस। तो भाई अगर मैंने कुछ सामान लिया, सपोज करो कि मैंने ये 4 बॉक्सेस लिए और 4 में से ये पर्टिकुलर बॉक्स क्या है ना, ये डिफेक्टिव निकल गया, ये खराब निकल गया, तो मैं इसको ऑब्वियसली है कि मैं इसको हटाना चाहूंगा, रिप्लेस करवाऊंगा और या तो अपने पैसे रिफंड करवाऊंगा या फिर इसको रिप्लेस करवा दूंगा। तो जो मैंने 4 बॉक्स खरीदे थे, 4 बॉक्स में से मैं एक को माइनस करवा रहा हूं। इसका मतलब अल्टीमेटली तो मैंने परचेज केवल 3 बॉक्स की करी। तो शुरुआत में जो मैंने परचेजेस करी वो मेरी एक्चुअल परचेज नहीं है। इसका मतलब नेट परचेजेस का मतलब एक्चुअल परचेजेस। तो यहां पर को परचेजेस हो सकता है, परचेज में से माइनस कर दूं मैं परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेजेस हो सकता है कि 100 हो और 20 में माइनस कर दूं, तो अमाउंट मेरा क्या आएगा, एक्चुअल जो परचेजेस है वो 80 रुपीज मैं यहां पर को लिखूंगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया, अमाउंट में वेरी। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए हमारा परचेजेस। तो आप लोगों को भी प्रोसेस समझ में आ गई कि भाई
ओपनिंग स्टॉक क्यों लिया? क्योंकि पुराना स्टॉक हम लोगों को क्लियर करना था। और नेट परचेजेस क्यों करी? क्योंकि पुराने स्टॉक से ही पूरा साल हमारा ट्रेडिंग होने ही वाली नहीं है, तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो परचेज करना ही है, ठीक है। और हम लोग किस में हैं? हम लोग अपनी प्रोसेस में हैं, ताकि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकें, कोर बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकें, और यहाँ पर को हम लोग अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकें। अब प्रोडक्शन मुझे शुरू करना है, तो मैंने ये बॉक्स तो मैंने खरीद लिए। अब इन बॉक्स को चलाने के लिए कहीं ना कहीं अब मुझे ऑपरेशंस करना पड़ेगा। तो मुझे फैक्ट्री में लाइट चाहिए, फ्यूल चाहिए और वर्कर्स चाहिए, जो इस प्रोसेस को पूरी की पूरी स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब मुझे ऐसे खर्चे करने पड़ेंगे जिससे मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो सके, ठीक है। इसका मतलब अब मैं बात करने वाला हूं आपके थर्ड एलिमेंट की, जो है बच्चों आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ये थर्ड एलिमेंट जो है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की सबसे आसान डेफिनेशन ये है बच्चों, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। इसका मतलब वो एक्सपेंस, वो कोई भी खर्चा जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क पड़ने वाला है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, कि क्या नेट परचेज करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा? ऑब्वियसली जो आपका कॉस्ट है वो नेट रॉ मटेरियल से प्रभावित होगी। किस क्वालिटी का आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, कितना खरीदा है, उससे प्रभावित होगी आपकी। नेक्स्ट, कितनी देर आपने मशीनरी को ऑपरेशंस में रखा, कितना फ्यूल उसमें कंजप्शन हुआ, और कितने वर्कर्स उसमें एंगेज हुए, कितनी उसमें लाइटिंग आई, कितना खर्चा हुआ, उसकी कितनी हम लोगों ने वेजेस पे करी, ठीक है। उस सामान को हम लोगों ने कितनी बार अपनी फैक्ट्री तक लाए, और बाकी सारी चीजें, कैरिजेस हो गए, फेट हो गए, और टैक्सेस कितने पर हम लोगों ने पे किए, जो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित डायरेक्टली करेंगे, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। तो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने नोट्स में देखा था। तो अगर आप नोट्स में देख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। तो अब आपको जैसे जैसे यहाँ पर को लिखा हुआ है, जैसे कैरिजेस हैं, कैरिजेस हो गया, कैरिजेस एंड फेट हो गया, रेट्स हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि हो कैसे रहा है। सपोज करते हैं कि ये शिपमेंट से हमारा सामान, जो बड़े बड़े डॉक्स होते हैं, ये शिप में हमारा सामान आया, और इसमें हम लोगों ने अपना सामान इंपोर्ट करवाया, और ये पोर्ट है, पोर्ट है, हमारी फैक्ट्री है बड़ी दूर, ये हमारी फैक्ट्री बड़ी दूर है यहाँ से, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि 200-300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर को क्या हुआ, ये सामान यहाँ पर को अनलोड हुआ, और यहाँ पर को बना हुआ है हमारा डॉक बना हुआ है। इस डॉक में क्या है कि हमारा सामान अनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस है, ये भी तो भाई इस पर्टिकुलर परचेज में जाके ही जुड़ेगा। हम लोग बोलेंगे कि भाई सामान खरीदा था 100 रुपए का, 20 रुपए का खर्चा हुआ, टोटल परचेज हमारी परचेज कितना खर्चा हुआ, तो हम लोग बोलेंगे भाई 120 रुपए का हमारा सामान खरीदा गया था। तो 20 रुपए यहां जुड़ेंगे और 100 रुपए यहां जुड़ेंगे, तो वो मतलब कॉस्ट को तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। तो सामान उतारने का हमारा डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस हो गया। उसके बाद हो सकता है कि हम लोगों को ड्यूटीज देनी पड़े, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी देनी पड़े। और सामान हो सकता है कि अब हम लोग एक ट्रक में इस सामान को लोड कर दिया हम लोगों ने, और ये ट्रक हमारे पास आ रहा है फैक्ट्री तक, ये बाई रोड आ रहा है। अब बीच में हो सकता है कि काफी हमारे टैक्सेस पड़े, जिसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय, चुंगियां पड़े, हमको टोल टैक्स देना पड़े, क्योंकि टोल टैक्स वही होता है कि भाई अपने म्यूनिसिपल एरियाज तक पहुंचने के लिए हम लोग उसको टोल टैक्स देते रहते हैं, जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। तो रेट्स हो गया, टैक्सेस हो गए, फ्रेट हो गए, और इसको बोलेंगे कैरिजेस। कैरिजेस मतलब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पर तक आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कैरिजेस। इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड का मतलब भाड़ा जब हम अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं कैरिजेस इनवर्ड। इसका दूसरा नाम होता है कैरिजेस ऑन परचेजेस, ठीक है। परचेज करने में आपने कितना भाड़ा दिया। तो ये सारी कुछ प्रोसेस होती हैं जो डायरेक्टली हमारी परचेजेस को प्रभावित कर रही है। मतलब अगर ये हमारी नहीं होंगी, और या अगर इनको हम लोग डायरेक्टली एक्सक्लूड भी कर सकते हैं यहीं पर को लाके, तो फिर ये इतना खर्चा बच गया हमारा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्टली प्रभावित हुआ, यस। और जितना ज्यादा ये खर्चा बढ़ेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उतनी ही इंक्रीज होगी। तो इसलिए इनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं।
तो फ्यूल हो गया, पावर हो गया, फैक्ट्री में सामान पहुंचा, हम लोगों ने फ्यूल अपनी पावर यूज़ करी, गैस यूज़ करी, लाइटिंग यूज़ करी, वर्कर्स को एंगेज किया, उन लोगों को वेजेस दिया, तो ये यहाँ पर को हम लोगों को देखने को मिलता है। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट हैं। तो 3 एलिमेंट हमारे होते हैं डेबिट के, जिसमें ओपनिंग स्टॉक होता है, डायरेक्टली आप लोगों को गिवन होगा, घबराने की बात नहीं है। परचेजेस भी आप लोगों को डायरेक्ट गिवन होगी, आपको ढूंढना है परचेजेस कहाँ है, क्या कोई रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसको इंक्लूड करते हुए अपना करंट जो टोटल परचेज है वहां पर से नेट परचेजेस निकालनी है। उसके बाद आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्सपेंसेस गिवन कि भाई हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। अब डायरेक्ट समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डायरेक्टली कौन इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाले हैं, वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर को इंक्लूड कर दिया, तो केवल और केवल 3 एलिमेंट होंगे यहाँ पर को। अब बात करते हैं मेन की, तो भाई सेल्स की। सेल्स भी हमारी कैसी होंगी, वो भी हमारी होगी नेट। सेल्स का मतलब भाई हम लोगों ने सामान बनाया, यहाँ पर को पूरी प्रोसेस हुई, अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ चुका है। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम लोगों को बेचना है, और हम बेच रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो डिफेक्टिव निकल जाए और कस्टमर हम लोगों को बाद में उसको रिटर्न करने के लिए बोले, वापस करने के लिए बोले। तो एक्चुअल सेल्स जो होंगी वो टोटल सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न को। और टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस में याद रखना कि ये कैश प्लस क्रेडिट दोनों होती हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो कर रहे हैं, और ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही है। और सेल्स निकलने के बाद हम लोग सेल्स को यहां पर को डायरेक्टली लिख देंगे। नाउ सेल्स निकलने के बाद अब बात करते हैं कि जो ये प्रोडक्ट जो मैंने पहले बताया था, जो प्रोडक्ट बच जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसको इंक्लूड करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसको प्रोसेस समझा देता हूं, जिससे आप लोगों को कभी भी इसमें कंफ्यूजन अब रहेगा ही नहीं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है तो आता क्यों है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। और ट्रेडिंग अकाउंट का केवल 5वां एलिमेंट ही होता है जिसको हम बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। में इसको कहीं ना कहीं ब्लू से लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए कि हम लोगों ने बनाया ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाया हमने, ये इसकी डेबिट, ये क्रेडिट, ये अकाउंट्स हेड हो गए। अब बताइए मुझे कि ट्रायल बैलेंस जब हम बना रहे हैं, ठीक है, वो तो ड्यूरिंग द ईयर जो तुम भी करी हम लोगों ने, लास्ट में उसको समराइज करते हैं। अब क्या हम लोगों को ये पता हो सकता है कि भाई सेल्स जितनी करी उसमें से कितना पोर्शन हमारे पास रिटर्न आ सकता है? नहीं। इसका मतलब हम लोग कहीं एक्चुअल सेल्स के बारे में नहीं जान सकते। तो सेल्स हम लोगों ने लिख दी, भाई सेल्स इतनी हमारे पास हुई। अब हो सकता है कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बाद कुछ कस्टमर्स थे जिन्होंने उसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न हो गई और कुछ पोर्शन हमारे फैक्ट्री के अंदर गुड्स का ऐसा रह गया जो बिक नहीं पाया, इसको बोलेंगे अनसोल्ड गुड्स। या फिर कुछ ऐसा पोर्शन हो सकता है कि 10 बॉक्स में से एक बॉक्स बिक ही नहीं पाया, उसको भी हम लोग बोलेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की यही कैटेगरी होती है। और वो कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोगों को रियलाइज होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का रियलाइजेशन हमेशा लास्ट में होगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के बाद आप लास्ट में लिखा करते थे क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको याद है। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग नोट में देते थे, उसको इंक्लूड नहीं करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग बाहर से लिखा करते थे। क्लोजिंग स्टॉक कब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा और कब नहीं होगा। तो अगर तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसा है, जैसे हम लोग अभी तक करते आते थे कि ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने क्लोज कर दिया और यहां पर को दे दिया क्लोजिंग स्टॉक 10K, इस तरीके से अगर क्वेश्चन भी इसी तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग करी नहीं है, इसको हम लोगों ने इंक्लूड किया नहीं है। जब इसको इंक्लूड करेंगे हम तो ये 2 जगह हमारा पार्ट बनने वाला है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा एज वेल एज बैलेंस शीट के अंदर भी ये जाएगा। नाउ अब कभी कभी होता है कि हमारा हमेशा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो, ये पॉसिबल नहीं होता है।
कभी कभी जैसे हम लोगों ने देखा ट्रेडिंग भी हो सकती है हमारी बिजनेस, कभी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं हम लोग, तो वहां पर को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अलग तरीके से होती है। वहां पर कोई ऐसा नहीं कि अनसोल्ड पार्ट है आपका वो क्लोजिंग स्टॉक है। सर्विस में कैसे आप जज करेंगे? तो जब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ बिजनेसेस की, तो वो उसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं हम लोग। और सिंस अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा स्टॉक बन जाता है, इसका मतलब गुड्स का पार्ट बन जाता है। और गुड्स का पार्ट आपको पता है कि आपका करंट असेट्स होती है, ठीक है? तो वो कैसा होगा? आपकी करंट एसेट का पार्ट होगा। इसलिए अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, क्वेश्चन का पार्ट और पहले से ही है, तो वो यहां पर को ना आके वो केवल और केवल बैलेंस शीट में जाएगा इन करंट एसेट्स, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? तो ट्रायल बैलेंस के सिर्फ और सिर्फ इतने ही हम लोगों को जानना था, क्योंकि हम लोगों ने पता लिया थी कि पहले पता हम लोगों को चल गया था ट्रायल बैलेंस कनेक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा वही आ रहा होता है। तो हम लोगों ने ये सारे के सारे 5 एलिमेंट हम लोगों ने लिख दिए, ठीक है? अब नेट परचेजेस याद रखना कि टोटल परचेजेस इज इंक्लूडेड कैश प्लस क्रेडिट, और माइनस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न, तो हमारी बन जाएगी वो नेट परचेजेस। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ना आप लोगों को नेट परचेज निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करवा सकता है, थोड़ी मेहनत करवा सकता है। इसका मतलब कि आप लोगों को काफी और चीजें भी दे सकता है जो नेट परचेजेस बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब वो क्या क्या होता है देखते हैं। समटाइम्स जो ओनर होता है वो प्रोडक्ट को ही लेके चले जाता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब गुड्स ड्राइंग्स का पार्ट हो, इसको बोल सकते हैं कि गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, तब हम लोगों को उसमें से माइनस करना पड़ेगा अपनी परचेजेस में से नेट परचेजेस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि गुड्स हमारे अब प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिए। कभी कभी चैरिटी में हम लोग दे देते हैं, चैरिटी में गुड्स को दे देते हैं, या फिर चैरिटी के अलावा कभी कभी हम लोग फ्री सैंपल्स दे देते हैं, अपने गुड्स को एज फ्री सैंपल्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को पैसा रिटर्न मिल नहीं रहा है, और जब पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो सेल्स तो हुई नहीं, सेल्स नहीं हुई तो हम लोग उसको परचेजेस में ही डिडक्ट करते हैं। लाइक आपने इसकी जनरल एंट्री देखनी है तो यहां पर को बोल सकते हैं कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो क्या हो जाएगी हमारी चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसको हम लोगों को परचेजेस में से ही डिडक्ट करना पड़ेगा। तो परचेज को जब हम लोगों ने क्रेडिट किया, इसका मतलब परचेजेस में से ही इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सेम गोज विद फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट्स, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, तो ड्राइंग्स टू परचेजेस। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, और ये इतना भी बड़ा कुछ इशू नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन में आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। बस बेसिक आज का ये था कि भाई आपको समझाना कि ट्रेडिंग अकाउंट के 5 एलिमेंट होते हैं, 3 होते हैं डेबिट तरफ और 2 होते हैं हमारे क्रेडिट तरफ। तो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, सबके बारे में आप फेमिलियराइज हो चुके हैं। आपको ये नहीं पता कि इसमें क्यों लिया जाता है और क्यों इसको छोड़ रहे हैं, आपको सब कुछ नॉलेज है कि इसको इनका पार्ट क्यों बनाया गया। ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि डायरेक्टली हमारी एंगेज हो रही है कोर बिजनेस एक्टिविटीज को देखने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्रीज उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नाउ लास्ट जब हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग निकालना, और किसी भी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यहां पर से हम लोग क्या एसरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रॉस का मतलब टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज से हम लोगों ने कितना टोटल प्रॉफिट अर्न किया। और किसी भी प्रॉफिट का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल होता है कि हमारे रेवेन्यूज ज्यादा होने चाहिए हमारे एक्सपेंसेस से। इसका मतलब मेरी सेल्स ज्यादा होनी चाहिए जितना भी मैंने उसमें
खर्चा किया हुआ है, वो मेरे ओपनिंग स्टॉक मैंने अपनी प्रोडक्शन में यूज़ किया, फिर मैंने एक्स्ट्रा परचेजेस करी, उसके बाद मैंने खर्चे किए, इससे बनी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं अब अपनी सेल्स को देखूंगा तो मेरे जितने मैं सामान बेचा उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसका मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट आना है तो ये पोर्शन हमको बैलेंस करते समय ज़्यादा आ रहा होगा, और इसी का जो हमारे पास लेफ्ट आउट पोर्शन जिसको हम लोग बैलेंस करेंगे वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर को ये चीज़ निकल के आएगी, दैट इज 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पर को निकल के आ जाएगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पर को निकल दिया। और कभी हो सकता है कि हमारी जो रेवेन्यू है वो कम हो और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो। ऑन दैट केस अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि हम लोगों को लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो इसका मतलब हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है और वहाँ पर को आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर को इसको लिख लेता हूँ कि ये हमारी हो गई बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर मतलब ईदर ऑफ द केस आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, दोनों नहीं आ रहे होंगे, या तो हमारे पास यही हो रहा होगा या फिर ग्रॉस लॉस हो रहा होगा। दोनों चीज़ तो एक साथ हो नहीं सकती। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब पार्ट में जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट की काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को फॉर्मेट के साथ साथ छोड़ के जा रहा हूँ। आप फॉर्मेट एक बार अच्छी तरह से देखिए जो बुक में है, और क्या क्या एलिमेंट्स उसमें आते थे आप उसको इंक्लूड करिए अपने नोट्स में। चलिए, तो बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जो भी अपने प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपने फाइनल पेपर के लिए उसको आप अच्छी तरह से करिए। सो नेक्स्ट पार्ट में जब तक मिलते हैं, एंटिल देन स्टडी।